बच्चों पिछली क्लास में 11.3 क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये मैंने छोड़ दिया था। बाकी शायद हम लोग सारी प्रॉब्लम कर चुके हैं। ठीक है, देखो अगर कोई डाउट हो तो 11.3 में लिखिए आप डाउट, नहीं तो मैं मिसलेनियस एग्जाम्पल शुरू करता हूँ। ठीक है, फटाफट देखो। और काफी लोग बाकी बहुत छुट्टी पर रहते हो। यश, आप बहुत छुट्टी करते हो, क्या बात है? वैभव, तुम्हारी भी काफी छुट्टियां हो रही हैं। बच्चों वीडियो अवेलेबल हो जाती है वो ठीक है, बट आप लाइव क्लास में रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि जो चीज आप क्लास में सीख सकते हैं वो उतना वीडियो पे नहीं होता। वो तो एक ऑप्शन है भाई, कि बाई चांस हमारी क्लास मिस हो गई तो हमारे पास ऑप्शन है, बट उसे एक अच्छा सॉल्यूशन मत समझो। ठीक है। पेज नंबर 494, एग्जाम्पल नंबर 26 पर आओ। एग्जाम्पल नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। A line makes angles alpha, beta, gamma and delta with the diagonals of a cube. ध्यान देना बच्चों, डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, जो क्यूब के डायगोनल होते हैं वो भी स्ट्रेट लाइंस होती है ना? डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, a line makes angle alpha, beta, gamma and delta with diagonals of a cube. Prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to 4/3। ये क्वेश्चन है। ठीक है। पेपर में ये दो तरीके से आता है। एक तो आ गया आपके पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा 4/3, और यही एग्जाम में आता है sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर बीटा, sin स्क्वायर गामा और sin स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 8/3। दोनों मैं कराऊंगा। ठीक है, दोनों पे ध्यान दो। सबसे पहले हम फिगर पर आते हैं। A line makes alpha, beta, gamma and delta with the diagonals of a cube। तो इसमें फिगर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना फिगर के आप ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर सकते। तो पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं और फिर उसके डायगोनल्स को निकाल लेते हैं। क्यूब सबको पता ही है, ऑल द फेसेस आर स्क्वायर एंड ऑल एज आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है। अब ये क्यूब जो है वो एक स्पेस में है, तो स्पेस में जो क्यूब है बेटे वो इसी तरीके से बनाना है कि ओरिजिन से शुरुआत करें। ऐसा नहीं कि कोई भी फ्री क्यूब आपने बना लिया, तब आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तब प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये अपने पास हो गया x, y और z एक्सिस। क्यूब हमने बना दिया a, b, c, d, e, f और g। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? अ लाइन मेक angles alpha, beta, gamma, delta with the diagonals of a cube, then prove that। प्रूव हमें करना है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3।
ये अपना रिजल्ट है जो हमें प्रूव करके लाना है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ठीक है वैभव, ध्यान रखो। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, पहले आप ध्यान रखिए अपनी आइज का। हाँ ये बात तो है, ये ड्रॉबैक तो है इसका, सही बात। इफेक्ट तो बाद में आना शुरू होगा जिस हिसाब से कहानी चल रही है, बात ठीक है। तो सभी थोड़ा वो ग्लासेस बनवा लो, जो एंटी ग्लेयर वाले ग्लासेस होते हैं सब बनवा लो। क्या कर सकते हैं, इलाज तो करना पड़ेगा, है ना। तभी कुछ ना कुछ इंतजाम निकालो, हमेशा उनको लगा करके ही पढ़ा करो। लेकिन अपने इधर कोई भरोसा भी तो नहीं है, क्या दे रहे हैं, कहेंगे ये है, स्क्रीन लगा लेंगे और गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसे ही है, कुछ फायदा नहीं होता उनका। अपने इंडिया में तो कोई भी चीज लेने जाओ पागल बना देते हैं, किसी पे हम कह ही नहीं सकते कि सही चीज होगी। ठीक, तो ये आ गया बेटा, क्यूब हो गया। अब क्यूब के डायगोनल्स कैसे बनते हैं इस पे ध्यान देते हैं। इसने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन है जो क्यूब के डायगोनल्स के साथ एंगल अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा बनाती है। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। इसका मतलब ये जो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा हैं, दीज आर द एंगल बिटवीन टू लाइंस। एक तो उसने लाइन बोली है और दूसरी स्ट्रेट लाइन इसके डायगोनल्स हो गए। सही है ना, समझ में आ रही बात। एक अपने पास जो उसने बोला, अलाइन मेक अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ क्यूब। तो क्यूब के 4 डायगोनल होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल क्यूब के कैसे बनते हैं, एक अपर कॉर्नर लो और उसके अपोजिट में लोअर कॉर्नर लो। जिस रूम में आप बैठे हैं वहां पर आप एक टॉप के कॉर्नर को देखो और उसी के अपोजिट में एक बॉटम के कॉर्नर को देखो। अगर दोनों को आप मिलाएंगे तो एक डायगोनल क्यूब का बनेगा। यानी यहाँ एक डायगोनल ईबी बन सकता है या बीई बन सकता है, एक डायगोनल ओजी बन सकता है 2, एक डायगोनल एडी बन सकता है 3 और चौथा डायगोनल एफसी हो गया। ये 4 डायगोनल्स बन सकते हैं। ठीक है ना, ये 4 डायगोनल्स बन सकते हैं। क्लियर। अब इन डायगोनल के साथ एंगल बन रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों ही स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन पता होने चाहिए। क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइन का क्या फॉर्मूला है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। मेरी बात सबको क्लियर हो गई। एंगल बिटवीन टू लाइन का यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायगोनल बनाते हैं। तो क्यूब की साइड को मैं लेट कर लेता हूं सपोज ए यूनिट। तो ओ ए अगर ए हो गया, ओसी भी कितना हो जाएगा ए यूनिट, और ओई भी कितना हो जाएगा ए यूनिट। अब सारे के सारे आप कोऑर्डिनेट मार्क करिए। तो ए क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए 0 0। बी एक्स वाई प्लेन में है तो कोऑर्डिनेट हो गया ए 0, क्योंकि एक्स होगा, वाई होगा, जेड 0 होगा, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद है सबको। सी वाई एक्सिस पर है तो कोऑर्डिनेट हो गए 0 a 0। डी इन वाई जेड प्लेन देयरफॉर 0 a a। करेक्ट है बच्चों। ई ऑन जेड एक्सिस तो इट इज 0 0 a। एफ ऑन जेड एक्स प्लेन तो इट इज a 0 a। और g इन स्पेस तो कोऑर्डिनेट हो गए a a a। ये जो मैंने कोऑर्डिनेट मार्क किए, आप में से कोई है जिसको ये बात नहीं समझ में आई कि इन्होंने कैसे मार्क किए होंगे, हैंड रेज करो जरा अगर किसी को दिक्कत है तो। क्योंकि ये पहला ही टॉपिक था जो मैंने पढ़ाया था, 3D में कोऑर्डिनेट कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। फिर बढ़ूं आगे, क्योंकि x भी आपका a है, y भी आपका a है, z भी आपका a है, उसके अकॉर्डिंग आपने सारे ये कोऑर्डिनेट मार्क कर दिए। ठीक है, अब निकालते हैं बच्चों डायगोनल्स ऑफ क्यूब। कौन कौन से डायगोनल्स हैं,
डायगनल्स ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, अब मैं डायगनल की नेमिंग करने चल रहा हूं। सबसे पहला डायगनल अपने पास है ओजी, फिर डायगनल हो गया ईबी या बीई, आपकी मर्जी है। तीसरा डायगनल हो गया बच्चों एफसी, और चौथा डायगनल हो गया एडी। ये 4 डायगनल्स हो गए, ठीक है। इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन यहां नहीं दी गई है। वो जो भी स्ट्रेट लाइन होगी, मान लो इस तरीके से, जैसे ये 4 लाइनें हो गई, 3 4, ठीक है। ऐसे बीच में से वो स्ट्रेट लाइन जा रही है और इन सब के साथ वो एंगल बना रही है, जो भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो 2 लाइन के बीच में वो एंगल बन रहा है। 2 मिनट रुक जाता हूं बच्चों, वैभव जब ठीक हो तो बताइए। अभी ठीक है। ओजी, ईबी, एफसी, एडी, ये हो गए अपने पास डायगनल्स। ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, अगर एंगल बिटवीन 2 लाइंस निकालना है तो हमें चाहिए या तो हम डायरेक्शन रेशो निकालें या डायरेक्शन कोसाइन निकालें। डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन अगर आप निकालते हैं तो थोड़ा आप कैलकुलेशन बचाएंगे, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओजी, डीसीज ऑफ ओजी इज इक्वल टू, ओजी के डीसी निकालते हैं, इसी को ऑब्जेक्टिव मानते हैं, फिर बाकी सिमिलरली हम लिख पाएंगे। पहले प्रॉपर देखो ओजी के क्या डीसीज होंगे। x2 माइनस x1, यानी यहां कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटे, 0 0 0, क्योंकि ओरिजिन है। x2 माइनस x1 a माइनस 0 अपॉन लेंथ ऑफ ओजी, y2 माइनस y1 a माइनस 0 अपॉन ओजी, z2 माइनस z1 a माइनस 0 अपॉन ओजी। अब हमें ओजी को फाइंड आउट करना है कि भाई ओजी डिस्टेंस कितना है। OG is equal to root x2 minus x1 whole square, that is a square, y2 minus y1 whole square, a square, z2 minus z1 whole square, a square. तो OG की वैल्यू आ गई अपने पास, लेंथ ऑफ OG it is 3a square, this implies root 3a, ठीक है। This implies DCs of OG, OG के DCs क्या हो गए, यानी डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, a minus 0 that is a upon root 3a, a minus 0 that is a upon root 3a, a minus 0 that is a upon root 3a, a और a कैंसिल आउट हो गए, 1 by root 3, 1 by root 3 और 1 by root 3, ये अपने पास आ गए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओजी। सबसे पहले मैं इतने पोर्शन में आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूंगा कि सबको बात समझ में आ गई या कोई दिक्कत है। पहले ये चीज आप समझ लो तो क्वेश्चन हो गया पूरा, ये अगर बात क्लियर हो गई सबको तो ठीक है। 7 सेकंड दे रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन तुम लोगों के दिमाग में बन रहा है तो पहले हम उसे क्लियर करेंगे, तब आगे चलेंगे। देखो ध्यान से, पूछो बच्चों अगर कोई भी दिक्कत है तो। सबको क्लियर हो गया यहां तक, जो हमने डायरेक्शन को साइंस निकाल ली ओजी के, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं अगले डायरेक्शन को साइंस। सिमिलरली डीसीज ऑफ ईबी, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि जो आपका ईबी की लेंथ होगी, जो डायगोनल्स क्यूब और क्यूबॉइड के होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं, चाहे आप सॉल्व करके देख लो। अगर मैं ईबी की बात करूं बेटा
तो देखो x2 माइनस x1 a स्क्वायर, y2 माइनस y1 a स्क्वायर, z2 माइनस z1 माइनस a स्क्वायर, दैट इज 3a स्क्वायर रूट 3a। लेंथ सेम आएगी। अब बात कर लेते हैं drs की। देखो a2 x2 माइनस x1 यानी a अपॉन रूट 3a, दैट इज 1 बाई रूट 3। मैंने a और a कट कर दिया, इसलिए मैंने वर्ड सिमिलरली यूज कर लिया। y2 माइनस y1 ये भी a आएगा और नीचे रूट 3 है, तो ये भी बन गया 1 बाई रूट 3। z2 माइनस z1 माइनस a आएगा, z2 माइनस z1 माइनस a अपॉन रूट 3a कितना बना बेटा, माइनस 1 बाई रूट 3। सेटिस्फाई? सभी को क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए मैं लिखता जाता हूं, अभी देख लेते हैं अगर कोई दिक्कत होगी तो। डीसीज ऑफ एफसी, एफसी के डायरेक्शन को साइंस देखिए। एफसी x2 माइनस x1 यानी a माइनस a आ रहा है अपॉन रूट 3a, ये बन जाएगा माइनस 1 बाई रूट 3। ठीक है। y2 माइनस y1 a माइनस 0 a अपॉन रूट 3a 1 बाई रूट 3। फिर बेटे z2 माइनस z1, हम बात कर रहे हैं एफसी की। z2 माइनस z1 0 माइनस a अपॉन रूट 3a माइनस 1 बाई रूट 3। ये इसके डायरेक्शन को साइंस आ गए। डीसीज ऑफ एफसी के बाद डीसीज ऑफ एडी, एडी के डायरेक्शन को साइंस देखिए। ये हो गया a और ये पॉइंट हो गया d। x2 माइनस x1 कितना आ रहा है, माइनस a यानी माइनस 1 बाई रूट 3। अब तो लिख सकता हूं ना, y2 माइनस y1 a, z2 माइनस z1 a यानी आगे के दोनों पॉजिटिव आ गए, 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3। और यहां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको नेमिंग क्या लेनी है, आप जैसे मर्जी नेमिंग लो, चाहे ओजी कहो या जियो कहो, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी वैल्यूज निकालनी है, तो अपने आप आ जाएगा सारा। ठीक है, यहां तक आ गया। लेट डीसीज ऑफ लाइन इज इक्वल टू एल एम एन। हमने जो वो लाइन है जो इन डायगोनल के साथ एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा, उसके डायरेक्शन को साइंस ले लिए एल एम और एन। ठीक है। सपोज अल्फा इज द एंगल विद द लाइन एंड ओजी। अल्फा एंगल हमने मान लिया, सब लेट लिखने की जरूरत नहीं, आप अप्लाई करेंगे सीधे कंसीडर हो जाएगा। बट मैं बता रहा हूं कि हम अल्फा एंगल मानते हैं कि लाइन और डायगोनल ओजी के बीच में बनता है, तो कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, L1 L2, यही होगा ना। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। कॉस थीटा होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होल मॉड। डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में, याद हो तुम लोगों को? क्योंकि अगर यही बात आप डायरेक्शन रेशो के टर्म में करते तो आप कहते A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और नीचे आप लेते रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। अब वही फॉर्मूला यहां अप्लाई करो तो रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहां डिनोमिनेटर नहीं लिखना पड़ेगा। इस वजह से ये क्वेश्चन अगर डायरेक्शन कोसाइन से करते हैं तो कैलकुलेशन बचा पाएंगे। डायरेक्शन रेशो से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट उसमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। समझ गए? तो ये होता है एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग मैंने अल्फा एंगल माना लाइन L और डायगोनल OG के बीच में। तो लाइन L का L1 है L, M1 है M और N1 है N, और OG का L2 है 1 बाई रूट 3, M2 है 1 बाई रूट 3 और N2 है 1 बाई रूट 3। तो ये बन गया फॉर्मूला L इंटू 1 बाई रूट 3 प्लस M इंटू 1 बाई रूट 3 प्लस N इंटू 1 बाई रूट 3 होल मॉड। L1 L2 M1 M2 N1 N2। दिस इंप्लाइज, अब ये प्रॉपरली सॉल्व करने के बाद बाकी सब सिमिलरली, 1 बाई रूट 3 सब में से कॉमन L प्लस M प्लस N होल मॉड, ये अपना कॉस अल्फा निकल के आ गया। ठीक है। सिमिलरली
cos बीटा, तो बीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड डायगोनल EB, तो L अपॉन रूट 3 M अपॉन रूट 3 माइनस N अपॉन रूट 3 1 बाई रूट 3 कॉमन, और ये आ गया बेटे L प्लस M माइनस N, ये आपका cos बीटा आ गया। ठीक है, चलो भी रोक लेते हैं, पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं ये फिगर हटाऊंगा, और पहले डाउट क्लियर करो, अगर कोई डाउट है तो फटाफट देखो। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर, आ रहा है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, यस सर। क्योंकि आज मैं प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूँ किसी की भी। अभी क्वेश्चन ही कितने कराए हैं? नहीं, इसी में जितना मैं कह रहा हूँ इसी की बात कर रहा हूँ। चलिए, समझ आ रहा होगा बच्चों को। समझ में आ रहा है ना? जी सर। हाँ, इरेज करो। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे हटा रहा हूँ। अब अपना थर्ड आ गया बेटे, नाउ कॉस गामा। कॉस गामा हम मानते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड डायगोनल FC के बीच में हो चुका है, EB हो गया है FC, और अभी AD चाहिए आपको ना। कॉस गामा FC और लाइन के बीच में, तो सेम आंसर। यहां से 1 बाई रूट 3 हम ले लेते हैं बाहर, ब्रैकेट में रह गया माइनस L प्लस M माइनस N होल मॉड। कॉस गामा के बाद नेक्स्ट है बेटे कॉस डेल्टा। कॉस डेल्टा लाइन और डायगोनल AD के बीच में ले लेते हैं, 1 बाई रूट 3 इज आउट, विद इन अ ब्रैकेट माइनस L प्लस M प्लस N होल मॉड। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस डेल्टा, सबकी वैल्यू आ गई। अब हम ले लेते हैं प्रूफ का LHS, जो कि है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, अब आप सारी वैल्यूज रखिए। कॉस स्क्वायर अल्फा में अपने पास आ गया 1 बाई रूट 3 L प्लस M प्लस N मॉड होल स्क्वायर, प्लस कॉस बीटा की बात करें तो 1 बाई रूट 3 इट इज L प्लस M माइनस N मॉड होल स्क्वायर, प्लस कॉस गामा की बात करें तो 1 बाई रूट 3 माइनस L प्लस M माइनस N मॉड होल स्क्वायर, और प्लस कॉस डेल्टा की अगर हम बात करें तो 1 बाई रूट 3 माइनस L प्लस M प्लस N मॉड होल स्क्वायर। ठीक है, मॉड एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, यानी अब आप मॉड हटा सकते हो। तो जब आप मॉड हटाएंगे तो ये बन गया 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर, दैट इज 1 बाई 3 1 बाई 3 1 बाई 3 और 1 बाई 3, सभी रिजल्ट में से 1 बाई 3 आपने कॉमन ले लेना है, और यहां बच गया L प्लस M प्लस N होल स्क्वायर प्लस L प्लस M माइनस N होल स्क्वायर प्लस माइनस L प्लस M माइनस N होल स्क्वायर प्लस माइनस L प्लस M प्लस N होल स्क्वायर। ठीक है, अब पूरा ब्रैकेट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जो ऑफ करना चाहे वो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा बेटा वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसे ही इसमें फॉर्मूला डालना है, लेकिन यहाँ जब c यूज करोगे तो उसकी जगह आपका माइनस n यूज होगा। यहाँ a माइनस l,
बी माइनस एल, सॉरी सी माइनस एल, ए माइनस एल और बाकी सब पॉजिटिव। तो इतना ब्रैकेट ऑफ करने की जरूरत नहीं है 12th क्लास में। क्या करोगे, जब आप इसे पूरा सॉल्व कर देंगे तो सारे 2ab 2bc 2ca प्लस माइनस साइन सेम आएंगे और वो सब कैंसिल हो जाएंगे। हाँ ठीक है बेटा, ठीक। तो अभी आपने क्या करना है, वो सब तो कट जाएगा, 2ab 2bc 2ca, तो यहाँ l जो है 1 2 3 4 4 टाइम्स l स्क्वायर बचेगा। आप लिख सकते हैं 12th क्लास में 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, क्योंकि इन्हीं के साइन ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब के साइन प्लस माइनस बनते रहेंगे और सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप डायरेक्ट ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज इक्वल टू 4 कॉमन 4/3 l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और आंसर आ गया 4/3, दैट इज RHS। ठीक है। अब मैंने बात की थी सेकंड रिजल्ट की, जो कि था साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 8/3। पूरा क्वेश्चन सेम करना है। जब आप इस रिजल्ट को प्रूफ कर लो तो बस आपने क्या करना है, इस कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा। अब 1 2 3 4 इधर 4 हो गया और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर डेल्टा को आप लेके चले गए राइट पर, सब पॉजिटिव हो गए। 4 माइनस 4/3, जब एलसीएम लोगे तो 12 माइनस 4, आंसर आ गया 8/3। तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 8/3। ठीक है। ये वाला बेटा मैंने बताया कि जब आप इसे ओपन करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। ठीक है। अब इसे आप ऑफ करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 2mn और माइनस 2ln। आता सबको ब्रैकेट खोलना या ओपन करूं? कितने लोग समझ गए मेरी ये बात? यहां फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। तो वो आप चाहो तो ओपन करके दिखा सकते हो, और अगर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ और चेंज नहीं होगा, या तो कॉस में आएगा या तो साइन में आएगा, तो हमें पता है कि सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ab 2bc 2ca, बस बचेगा 4 टाइम्स एल स्क्वायर, क्योंकि 1 2 3 4 ब्रैकेट है और ये सारे एल स्क्वायर पॉजिटिव होंगे, तो 4l स्क्वायर 4 टाइम्स m स्क्वायर और 4 टाइम्स n स्क्वायर, 4 कॉमन और सॉल्व, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? हाँ जी, यस समझ गए बेटा? साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा वाली बात भी सबको क्लियर हो गई? यस सर। चलो 10 सेकंड देता हूं, फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और इसी में आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, वैसे तो आपके साल ये 5 नंबर का आएगा। ठीक है, आ सकता है। इस संडे तुम लोगों का 3D का टेस्ट है, तैयार करो। एनसीईआरटी से ही लूंगा अभी 3D। एमसीक्यू नहीं होगा बेटा, डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, इरेज करो बच्चों। एक मिनट मंजू, मैं समझा नहीं बेटा बात, दोबारा लिखो। अच्छा,
साइन जो साइन प्रूफ कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन दिया जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर डेल्टा 8/3। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सेम करना है। ये पूरा प्रूफ हो गया। अब cos स्क्वायर अल्फा को कन्वर्ट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा और साइन स्क्वायर डेल्टा को आप राइट पे ले जाएंगे और बाकी सब लेफ्ट पे ले आएंगे। ठीक है ना, और फिर सॉल्व कर लेंगे। ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4/3, एलसीएम लो, 12 माइनस 4/3, 12 माइनस 4 8/3। ओके, इरेज कर रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल नंबर 27 कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट कंटेन द पॉइंट 1 माइनस 1 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट कंटेन द पॉइंट 1 माइनस 1 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। कह रहा वो प्लेन इन दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अभी समझते हैं क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 27, ये बच्चों पहले मैंने बताया कि मैं रफ फिगर से समझाने के लिए बना रहा हूं। आप भी इसको एग्जाम में बनाइए, ना तो इसके नंबर जाएंगे और ना ही मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी में कोई फिगर नहीं है। देखो ध्यान से, अच्छा एक चीज समझ लेनी है, सबके दिमाग में ये बात आ जाती है कि अगर ये प्लेन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है और ये प्लेन इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है, तो क्या ये दोनों प्लेन पैरेलल होंगे? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्योंकि अगर आप ये बात देखिए, तो जो एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है और जेड एक्स प्लेन है, ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। लेकिन इनमें से कोई भी प्लेन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता। ठीक है ना, वो लाइन के केस में है, वो भी कहां, प्लेन के अंदर, कि अगर एक लाइन दो लाइन पे परपेंडिकुलर है तो बाकी की दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ये बात प्लेन के केस में है, स्पेस के केस में नहीं है। स्पेस में तीन लाइनें भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकती हैं, वो देखा ही आपने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो फिगर है ये स्पेस के अंदर है, एक किसी पर्टिकुलर प्लेन के अंदर नहीं, क्योंकि ये प्लेन का कॉम्बिनेशन है। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू इस पे प्लेन की इक्वेशंस लिखता हूं। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट कंटेन द पॉइंट 1 माइनस 1 और 2। नहीं, कोई जरूरी नहीं पैरेलल होंगे, आप देख लो चाहे। क्या एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन पैरेलल है? एक्स वाई प्लेन दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो आप वाई जेड और क्या जेड एक्स प्लेन पैरेलल है? अगर एक्स वाई जेड एक्स प्लेन पर परपेंडिकुलर है और एक्स वाई जेड वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो क्या जेड एक्स प्लेन और वाई जेड प्लेन पैरेलल है? सोचो इसके बारे में, फिर बात करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो प्लेन है बेटे, वो पास करता है 1 माइनस 1 और 2 से। ये इस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, सपोज ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, एक मिनट यही लिख देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 माइनस 1 और 2। ठीक है,
अब ये प्लेन इन दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर है, बस ऐसे फिगर के लिए बना देता हूं जो कि तुम लोगों को याद रहे। इस प्लेन की जो कार्टेशियन इक्वेशन आपको गिवन है वो गिवन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 5 2z इज इक्वल टू 5, माइनस 2z इज इक्वल टू 5। और सेकेंड प्लेन की आपको इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 8। हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी, ठीक है। फिर से एक बार तुम लोग क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which contain the point 1 minus 1 2 and perpendicular to these two planes। मैंने बताया था कि जैसे ही पासिंग पॉइंट वाली बात आए तो समझ जाओ कि यहां हमें इक्वेशन यूज करनी है अ प्लेन passes through a given point and perpendicular to the given vector या given line। याद है, a plane passes through a given point, एक ही इक्वेशन है a plane passes through a given point वाली, कैपिटल A x minus x1 plus capital B y minus y1 plus capital C z minus z1 is equal to 0, where capital A, capital B, capital C are drs of a line which is perpendicular to the plane from any point। ठीक है, समझ गए? ये अपनी थी शायद सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमेशा जब भी पासिंग पॉइंट हो पहले वो इक्वेशन आप यूज कर लो, ठीक है। निकालते बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 1 minus 1, ठीक है, बस पासिंग पॉइंट पता है, हमें डीआर्स नहीं पता, इज इक्वल टू कैपिटल ए x माइनस x1, कैपिटल बी y माइनस y1, कैपिटल सी z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये अपनी स्टैंडर्ड या बेसिक इक्वेशन, मतलब जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है वो ये है। इसमें अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें हमें अगर कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी पता चल जाए तो हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी आ जाए, ठीक है। एक मिनट बेटा, मैंने ये बोला कि जैसे कह रहे हैं कि जब ये कहा जाए अ इक्वेशन passes through सॉरी बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेन द पॉइंट या passes through दिस पॉइंट। जब भी पासिंग पॉइंट की बात की जाए तो हमेशा इक्वेशन यूज करो अ प्लेन passes through a given point perpendicular to the given line or given vector। तो उसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या थी, कैपिटल ए x माइनस x1 प्लस कैपिटल बी y माइनस y1 प्लस कैपिटल सी z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। और उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या थी, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट कैपिटल N इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर के चक्कर में मत फंसो, नहीं मुश्किल हो जाएगा, हमेशा कार्टेशियन से करो, ठीक है ना। तो आपने ये जनरल इक्वेशन लिख दी, अब इसमें ए, बी और सी अगर मिल जाए तो आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। अब जो हम प्रोसेस करेंगे, इस प्रोसेस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस आपको सीखना है। देखिए क्या कहता है ये प्रोसेस। अब जो डीआर्स छुपे होते हैं ना, वो हमेशा पैरेलल केस में और परपेंडिकुलर केस में छुपे होते हैं। डीआर्स कहाँ होते हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, जब भी पैरेलल परपेंडिकुलर आ जाए तो समझ जाओ डीआर्स है, क्योंकि पैरेलल के केस में डीआर्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल, और परपेंडिकुलर के केस में क्या होते हैं, डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0 होता है, ठीक है ना। तो पैरेलल परपेंडिकुलर डीआर्स के लिए ही दिए जाते हैं कि अब आप एबीसी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, समझ गए। तो अब बढ़ते हैं। अब ये जो पैरेलल और परपेंडिकुलर है बेटा, एक प्लेन के साथ भी रिलेट कर सकता है, एक प्लेन लाइन के साथ भी रिलेट कर सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लाइन और प्लेन का रिलेशन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन प्लेन एंड प्लेन, लाइन और लाइन से भी रिलेट कर सकता है,
लेकिन जो एल्जेब्रा अभी करोगे ये सब में कॉमन होगी, ठीक है ना। अब देखिए क्या एल्जेब्रा है। बिकॉज प्लेन इज perpendicular to the plane, पहले हम इसकी इक्वेशन ले लेते हैं, x plus 2y minus 3z is equal to 8, ठीक है। Therefore, अब देखिए इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो कौन से होंगे, क्या कोफिशिएंट ऑफ x आपका कैपिटल A नहीं होगा, 1, 2 और -3, और इस प्लेन के डीआर्स क्या है, A, B, C, ये दोनों प्लेन क्या है बेटे, परपेंडिकुलर, इसलिए इनके डीआर्स के प्रोडक्ट का सम क्या होने वाला है, 0, यानी ये बन गया कैपिटल A इंटू 1 कैपिटल A प्लस B इंटू 2 इट इज 2B प्लस C इंटू 3 C इंटू -3 -3C is equal to 0, equation 2. Because the plane is perpendicular to that plane, therefore sum and product of their drs is equal to 0. आगे इक्वेशन अगला, because plane is perpendicular to the plane, 2x plus 3y minus 2z is equal to 5. तो अब इसके डायरेक्शन रेशियो 2, 3, -2 और प्लेन के डायरेक्शन रेशियो A, B और C, तो डीआर्स के प्रोडक्ट का सम कितना हो गया, 0, ये आ गया अपने पास 2A प्लस 3B माइनस 2C इज इक्वल टू 0, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। 2A प्लस 3B माइनस 2C इज इक्वल टू 0। जब दो प्लेन होते हैं परपेंडिकुलर तो क्या रिलेशन है, P1 परपेंडिकुलर टू P2, तो हम क्या कहते हैं, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 0। क्या डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0 नहीं होता, इसी की मैं बात कर रहा हूं। अब ये प्लेन जिसके डीआर्स है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इसके जरा डायरेक्शन रेशियो बताओ क्या होंगे, सभी सोचो, क्या कोफिशिएंट ऑफ x नहीं होगा इसका डायरेक्शन रेशियो। अगर आप लिखो r डॉट तो n क्या हो जाएगा, i कैप टू j कैप माइनस 3k कैप, जो वेक्टर n के स्केलर कंपोनेंट होते हैं वही तो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 1, 2 और -3, और ये रहा डीआर्स के प्रोडक्ट का सम, a इंटू 1 इज a, b इंटू 2 इज 2b, c इंटू -3 0। क्लियर, सभी को क्लियर हो गई इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके ABC निकालना है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम ये है कि वेरिएबल 3 है बट लीनियर इक्वेशन 2 गिवन है, अगर 3 होती तो आप ABC डायरेक्ट निकाल लेते। तो अब क्या करना है, यहां हमें लगाना होगा, जो मेथड हम यूज करेंगे वो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो 10th क्लास में पढ़ा था। तो आप लेंगे A अपॉन B अपॉन, और ये हो गया बच्चों C अपॉन, A अपॉन B अपॉन C अपॉन। जब आप A अपॉन लेंगे तो A के कोफिशिएंट हटा दो, बाकी आप डिटर्मिनेंट बनाओ, ये हो गया B हो गया 2, B हो गया 3, ठीक है, C हो गया -3 और C हो गया -2। 10th में भी कराया था। A तो उसके आगे वाले दोनों वैल्यूज ले लेनी है, जब B अपॉन लोगे तो उसके आगे C टर्न करके A पे आना है, 0 नहीं लेना, तो C कितना हो गया, -3C और -2, और A के कोफिशिएंट अब आपको लेने हैं, A हो गया आपका 1 और 2, ठीक है ना। फिर हम ले लेते हैं C अपॉन, जब हम C अपॉन लेंगे तो ये C स्किप हो जाएगा, टर्न हुआ, A से शुरू करो, A हो गया 1, 2, B हो गया 2 और B हो गया 3, ठीक है। इसको मैं जरा शॉर्टकट में यहां लिख देता हूं, दोनों अलग अलग हो गए तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। तो यहां अपने पास आ गया A प्लस 2B
-3c0 पहली इक्वेशन, दूसरी बेटे 2a प्लस 3b माइनस 2c0, ऐसे याद रखो। ठीक है, ऐसे एरो लेकर के जाओ। जब आप लेंगे a अपॉन, तो a के कोफिशिएंट स्किप कर दो, 2 3 माइनस 3 2। जब b अपॉन लेंगे तो उसके आगे बढ़ेंगे, -3 -2 1 2। जब c अपॉन लेंगे तो 1 2 2 3। ठीक, करेक्ट। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ा था 10th क्लास में? सॉल्व एक्स वाई जेड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब देख लिया मैंने, दोबारा से रफ में करके दिखाया है। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल ए बी सी है, तो लिखो a अपॉन b अपॉन c अपॉन इज इक्वल टू a अपॉन क्या वैल्यूज रखनी है, a के कोफिशिएंट आप स्किप करो, उसके आगे बढ़ो, तो कोफिशिएंट किसके लिखने हैं, 2 3, ऐसे कॉलम वाइज लिखना है, 2 3 -3 2। फिर b अपॉन, उसके आगे बेटे -3 2 1 2। फिर c अपॉन, जीरो नहीं लेना, टर्न होके आगे आओ, a के कोफिशिएंट 1 2 2 3। ओके, अभी याद आ गया सबको? एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा अपने आप। दिस इंप्लाइज a अपॉन, अब डिटर्मिनेंट लगाना बेटे, -4 प्लस 9, -4 प्लस 9, ये डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, ये तो अब आ गया होगा, ये तो 12th में पढ़ा है। b अपॉन -6 प्लस 2, c अपॉन 3 -4। दिस इंप्लाइज a अपॉन 5, b अपॉन -4 और c अपॉन -1। a b और c को आपने निकाल लिया। लेट दिस रेशियो a अपॉन 5, b अपॉन -4, c अपॉन -1 is equal to k. This implies a is equal to 5k, b is equal to -4k और c is equal to -k। a b c तीनों की वैल्यू आपने k की फॉर्म में निकाल ली। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 1 पर। कैपिटल A हो गया अपने पास 5k और x -1। कैपिटल B हो गया बेटे -4k, लिख दिया, और y +1। और कैपिटल C इज -k, इट इज z -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन सभी में से k कॉमन है, k को बाहर कर दो, विद इन अ ब्रैकेट बच गया 5x - 5 -4y -4 -z +2 0। के एक नॉन जीरो रियल नंबर होगा, क्योंकि रेशो के लिए आपने लेट किया है। के जीरो के नीचे गया, 0 हो गया, और आंसर आ गया 5x -4y -z -4 -5, कितना हुआ, -9 +2 -7 is equal to 0। This is the Cartesian equation of a plane which is perpendicular to these two planes and passes through 1 -1 or 2। ठीक है, चेक करो, आंसर सही आ रहा है। 5x -4y -z -7 को उधर कर दिया इसने, +7 इक्वल टू 0। अगर इसी में हमें कंफ्यूज करने के लिए कह देता व्हाट इज अ वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, हाँ, आप चाहे कार्टेशियन निकालिए चाहे वेक्टर निकालिए, अगर इसी में कंफ्यूजन कर देता भाई वेक्टर इक्वेशन निकालो, तो कोई जरूरी नहीं कि आप सारा प्रोसेस वेक्टर से ही करिए, आप ऐसे ही प्रोसेस करिए। फाइनली आप यहां आ गए, वेक्टर r डॉट 5i कैप -4j कैप -k कैप इज इक्वल टू 7। ठीक है, क्लियर? चलिए 10 सेकंड दे रहा हूं, यहां पे आप लोग ध्यान दो, अगर जिसको नहीं समझ में आया तो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, बाकी प्रॉपर क्वेश्चन देख लो। ये 5 मार्क का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों,
पूछो बच्चों, कोई डाउट हो तो। ठीक है, फिर इरेज कर रहा हूं, कोई डाउट नहीं है। ओके ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 28 पर। एग्जाम्पल नंबर 28 कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P659 एंड द प्लेन डिटरमाइन बाय द पॉइंट। कौन से प्लेन किस पॉइंट से डिटरमाइन हो रहा है? A3 -1 2, B5 2 4 और C -1 -1 और 6। ठीक है, रफ फिगर देखते हैं पहले इसकी, एग्जाम्पल नंबर 28 की। कह रहा है एक प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास करता है। ठीक है, सपोज ये हो गया अपना पॉइंट ए और इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 3 -1 और 2। पॉइंट बी ले लेते हैं बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5 2 4 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हो गए -1 -1 6 -1 और 6। ठीक है, कह रहा आपको इस प्लेन का डिस्टेंस बताना है पॉइंट पी से। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम दिस प्लेन? और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हैं 6 5 9। आपको ये डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड प्लेन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना। अब एक प्लेन और एक पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना है तो भाई पॉइंट तो है अपने पास, कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्लेन और पॉइंट के डिस्टेंस के लिए ये जरूरी है कि इस प्लेन की इक्वेशन आपको पता है ना। अब इक्वेशन निकालने के लिए देखना होगा सिचुएशन कौन सी है। तो अगर आप देखो तो सिचुएशन कौन सी है? अ प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। अब कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है वो तो इक्वेशन निकालने के बाद डिसाइड होगा। पहले तो हम क्या करेंगे, कोलिनियर ही लेकर, नॉन कोलिनियर लेके चलेंगे, है ना, तब प्लेन की डेफिनेट इक्वेशन आ जाएगी। तो ये मैं नोट में लिख रहा हूं जो कि तुम लोगों को याद आ जाए, बाकी से एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख सकते हो बिकॉज में फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है ना। तो क्या इक्वेशन थी बच्चों? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 अपॉन x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यही थी ना। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है क्वेश्चन में। तो हम निकाल लेते हैं अपने इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through थ्री पॉइंट्स। ठीक है, अब नॉन कोलिनियर मैंने नहीं लिखा क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो हम बस 3 पॉइंट लिख लेंगे। तो x1 y1 z1 इसे मानते हैं, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो कितना है बेटे? x माइनस x1 यानी x माइनस 3, y माइनस y1 यानी y प्लस 1, z माइनस z1 z माइनस 2। ठीक है, x2 माइनस x1 5 माइनस 3 2, समझ जाओगे ना। y2 माइनस y1 2 प्लस 1 3,
z2 माइनस z1, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, x3 माइनस x1, माइनस 1 माइनस 3 इट इज माइनस 4, y3 माइनस y1 0, और z3 माइनस z1 4 होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। इसी क्वेश्चन को अगर एनसीईआरटी से देखोगे तो उसने वेक्टर से किया है, जो कि कॉम्प्लेक्स मेथड है, इजीएस्ट वे है ये। अब हम प्लेन की इक्वेशन अपनी बना लेते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो आता है ये सबको डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना, x माइनस 3 इंटू कॉलम और रो, कितना आ गया बच्चों 12 माइनस 0 माइनस वाई प्लस 1 इंटू कॉलम एलिमिनेट, रो एलिमिनेट 8 प्लस 8, और प्लस z माइनस 2 इंटू कॉलम और रो 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 12 इंटू एक्स माइनस 3, 8 और 8 16 इंटू वाई प्लस 1, और प्लस 12 z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस पूरे रिलेशन में से आप कॉमन ले सकते हैं 4, तो विद इन अ ब्रैकेट रह गया x माइनस 3, सॉरी बेटे 3x माइनस 3, 4 4 16 y प्लस 1 प्लस 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 0 के नीचे गया 0 हो गया, इधर आ गया अपने पास 3x माइनस 9 माइनस 4y माइनस 4 प्लस 3z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई 3x माइनस 4y प्लस 3z, 9 और 4 13 और 6 माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास प्लेन की इक्वेशन आ गई। जब प्लेन की इक्वेशन आ गई इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कौन से हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट है ना। कोलिनियर होते तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता, इनफाइनाइट प्लेन हो जाते। अब निकालो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम P 6 5 9। तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, याद है ax1 by1 cz1 माइनस d अपॉन रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर होल मॉड। तो ये दो फॉर्मूले इस क्वेश्चन में लगने थे, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं, इसके अकॉर्डिंग प्लेन की इक्वेशन तो ये रही। नाउ d इज इक्वल टू ax1 यानी 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 9 माइनस 19 अपॉन रूट कोफिशिएंट ऑफ x यानी 9, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 16, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर 9 यानी a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर होल मॉड। ठीक है, 18 माइनस 20 प्लस 27 माइनस 19 अपॉन रूट 25 और 9 34, करेक्ट। नाउ d इज इक्वल टू 18 और ये माइनस 2 हो गया बेटा, माइनस 2 और माइनस 19 माइनस 21, माइनस 21 27 में से चला गया, ये आ गया 6 अपॉन रूट 34, यहां छोड़ सकते हो, ठीक है। या बुक ने क्या किया है, शायद रैशनलाइज किया, इसे लिखा रूट 34 अपॉन 34, कट किया 2 3 2 3 6 अपॉन 2 17 यूनिट्स, 3 रूट 34 अपॉन 17 यूनिट्स। चेक करो, ठीक है, क्लियर। देखिए बेटा आंसर, दस सेकंड दे रहा हूं, कोई डाउट है तो पूछो। कुछ मुश्किल, इजी है ना, कार्टेशियन से जब मैं कर रहा हूं सबको ठीक लग रहा है। यस सर। हाँ, अगर ध्यान से समझ के करेंगे ना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा ज्योमेट्री में मत जाओ, एलजेब्रा के थ्रू सोचो कि क्या चीज गिवन है, कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर फॉर्मूले इसमें जोड़ता जाएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को बढ़ा सकता है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन,
तो ओरिजिन से डिस्टेंस बता दो, या प्रूव दैट दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, उस प्लेन की इक्वेशन दे देगा। ठीक है, जैसे ये अपने पास आ गया प्लेन, एक प्लेन और दे देगा, फिर इन दोनों के डीआर्स को प्रोडक्ट कर दो, जीरो प्रूफ कर दो, तो ये प्लेन उस पर परपेंडिकुलर हो गया। ऐसे बहुत सारे चीजें दे सकता है। ओरिजिन से बोलेगा तो 0 0 0 ले लेना है, x1 y1 0 0 0 0 माइनस 19/√34, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सेवन पूछे सर एक बार ही मल्टीप्लीकेशन समझा दो। मल्टीप्लीकेशन ये इसकी बात हो रही है डिस्टेंस में जो किया वैभव। अच्छा ये जो इधर किया है इसमें बेटा बस √34 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, याद है ना भाई, √34 अपॉन √34 6 रूट। सर सर यस यस सर वो 3 पॉइंट्स के आगे जो लिखा है सर, यहाँ पे। यस सर ये अच्छा फर्स्ट ये डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन होती है ना, एक्सपेंडेड फ्रॉम फर्स्ट रो, तो उसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है कि जो पहला एलिमेंट है वो होता है A11। A11 में इनिशियल का सम कितना हुआ 1 + 1 2 पॉजिटिव है ना, इवन आ रहा है सम अगर इनिशियल का तो उसको क्या लेते हैं प्लस। A11 प्लस ये हो गया A12, 1 + 2 कितना हो गया 3 ऑड माइनस, और ये 1 3 ये पोजीशन होती है ना, याद है डिटरमिनेंट पढ़ा हुआ है कि नहीं। A13 1 + 3 कितना हुआ 4। तो क्या होता है इसमें एक जैसे पता लग जाता है ना, तो बाकी अल्टरनेटिव होते हैं प्लस माइनस प्लस। तो तरीका क्या होता है कि आप पहला एलिमेंट लिखते हैं विद साइन, यानी +x - 3 लिख दिया, इसके बाद जिस कॉलम में ये आ रहा है वो सारे एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, और जिस रो में आ रहा है वो सारे एलिमेंट हटा दिए जाते हैं, तो ये ऑर्डर 2 का एक डिटर्मिनेंट बच जाता है 3024। अब जो ये 3024 बचा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट को, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी 4 × 3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 0 × 2, तो 12 - 0 हुआ। फिर दूसरा एलिमेंट विद साइन, दूसरा एलिमेंट क्या है, साइन होगा उसका माइनस एलिमेंट लिखोगे y+1, कॉलम के सारे एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएंगे और रो के सारे एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। अब ये ऑर्डर 2 का एक डिटरमिनेंट बचा 2 - 4 2 4, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 4 2 8 माइनस ऑफ डायगोनल दैट इज -8, माइनस और माइनस हो गया +8। फिर थर्ड एलिमेंट विद साइन +z - 2, जिस कॉलम में है वो सारे एलिमिनेट हो गए, जिस रो में है वो सारे एलिमेंट हट गए। अब ये ऑर्डर 2 का एक डिटरमिनेंट बच गया 2 - 4 3 0, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 0 × 2 0 माइनस -4 × 3 -12 माइनस माइनस +12, फिर ब्रैकेट ऑफ एंड सॉल्व। समझ गए? यस ठीक है, डिटरमिनेंट शायद नहीं करा हुआ आपने डिटरमिनेंट। सर पर याद है सही वीडियो में थे। हाँ तो ये डिटरमिनेंट का है, अभी रिवीजन करेंगे तब देख लेंगे क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है बच्चों, और बताओ किसी को कोई दिक्कत, इरेज करूं? अच्छा एग्जांपल नंबर 29 तो नहीं करना क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगेगा जो कि इस साल हट गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं। ठीक है ना, अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 30 पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इरेज कर रहा हूं बेटा। नहीं बेटे, जो सिलेबस हट गया है उसमें से कुछ नहीं आएगा।
एग्जाम्पल नंबर 30 पर आ रहा हूं। 30th एग्जाम्पल देखो, कह रहा फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where the line through the point A 341 and B 516 crosses XY plane। करेक्ट? देखो ये क्वेश्चन कितना खास है। पहले मैं एक प्लेन प्रिपेयर कर लेता हूं, यानी स्पेस, ये हो गया x y z और ये आ गया ओरिजिन। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट क्रॉसेस एक्स वाई प्लेन। कह रहा आपको वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जहां पर एक लाइन एक्स वाई प्लेन को कट करती है या क्रॉस करती है। ठीक है, और इस लाइन के जो पासिंग पॉइंट हैं वो आपको गिवन है ए विद कोऑर्डिनेट 341 और बी विद कोऑर्डिनेट 51 और 6। ठीक है, फिर से समझाता हूं इस बात को। जैसे अपने पास कोई भी एक प्लेन है, ठीक है, एक लाइन उसको टच करती है, ये देखिए जैसे ये एक लाइन इसको टच कर रही है, तो कह रहा है जिस पॉइंट पर ये लाइन इसको, इस प्लेन को टच कर रही है, आपको वो उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। उसके क्या बताने? कोऑर्डिनेट। ठीक है ना? तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं पी। अगर इस पॉइंट पी के आपको जनरल कोऑर्डिनेट लिखने हो तो क्या लिखेंगे? क्योंकि ये पॉइंट पी बेटे एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, तो आपके पास x होगा दैट इज x1, y होगा y1, और आपके पास z नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जो कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी होती है उसमें एक्स वाई होते हैं लेकिन z 0 होता है। क्लियर है बात? ठीक है ना? अब क्या करना है, सबसे पहले आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और कौन सी? कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर नहीं कार्टेशियन, सबसे इजीएस्ट रहेगा अगर हम कार्टेशियन इक्वेशन से काम करेंगे तो फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through A and B। ठीक है ना? लाइन के दो पासिंग पॉइंट है, तो आप लोगों को याद है इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। लाइन की इक्वेशन के सिर्फ दो ही मेथड है। कौन कौन से? पहला, अ लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, और दूसरा, अ लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। x माइनस x1, इसको मैं x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 ले रहा हूं, किसी को भी ले सकते हो। x2 माइनस x1 5 माइनस 3 2, y माइनस y1 यानी 4, y2 माइनस y1 माइनस 3, z माइनस z1 यानी माइनस 1 अपॉन z2 माइनस z1 दैट इज 5। ये अपने पास लाइन की जनरल इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट ए वाई एक्सिस पर नहीं है बेटा, ये जो लाइन है ना, ये लाइन स्पेस में कहीं पर भी है और उसी पर पॉइंट ए और बी है। ऐसे है ये, जैसे प्लेन हो गया, ये लाइन हो गई, इस पे ए और बी आ गए, ए और बी, वो किसी एक्सिस पर नहीं है। ठीक है, बस ये पॉइंट पी की खास बात है कि ये पॉइंट पी लाई कर रहा है प्लेन एक्स वाई में, क्योंकि ऐसे क्रॉस कर रहा है एक्स वाई को, तो जहां ये इसको एक्स वाई को टच कर रहा है वो बताना है। ठीक है, हमें निकालना है इस पी के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। अगर ये लाइन इसको क्रॉस करते हुए निकले तो बताओ एक्स वाई को किस पॉइंट पे टच करेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट बताने, यानी x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समझ गए यहां तक? अब क्या करना होता है कि क्या ये लाइन सिर्फ इन दो पॉइंट के पास करने से बनी है? इस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। तो अब क्या करोगे आप, इसे एक जनरल कोऑर्डिनेट लेट करोगे।
लेट x माइनस 3 अपॉन 2, y माइनस 4 अपॉन माइनस 3, z माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू k। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज 2k प्लस 3, k के बराबर कर लो। y कितना हो जाएगा? माइनस 3 इंटू के प्लस 4, और z इज 5 इंटू के प्लस 1। ये एक्स वाई जेड की आपके पास वैल्यू होगी। अब जिस हिसाब से आप इस पॉइंट को लोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको k मिलेगा। समझ गए? मान लो ये आपका 2k प्लस 3 माइनस 3k प्लस 4 और 5k प्लस 1 सपोज इस कोऑर्डिनेट को प्रेजेंट कर रहा है, तो देखो k क्या निकलेगा। 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू आएगी 0। अब 0 रखोगे, 0 3 आ गया, 0 4 आ गया, 0 1 आ गया। ऐसे जब यहां पे आप यूज करेंगे तो देखो k की वैल्यू क्या निकलेगी। 2k प्लस 3, k इस केस में 1 निकलेगा। ध्यान दो, 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 3 2, नीचे 2 गया, k 1 आ गया। अब 1 रखो, 5 माइनस 3 प्लस 4 1, 5 प्लस 1 6। तो k की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि आप पोजीशन कहां ले रहे हो। k एक जनरल पॉइंट प्रेजेंट करने के लिए आपने एक रेशो k लिया, ये रेशो किसके बराबर होगा? किसी के बराबर तो हो सकता है ना, सपोज वो k के बराबर है। अगर आप कहते हो जो आपने ये 2k प्लस 3 माइनस 3k प्लस 4 और 5k ये जो जनरल पॉइंट लिया है, सपोज ये पॉइंट a है, तो देखो k की वैल्यू यहां आपको 0 मिलेगी। अगर ये पॉइंट 5 1 और 6 यानी b है, तो आपको k देखो 1 मिल रहा है ना। k किस बात पे डिपेंड करेगा कि आप पॉइंट को कहां ले रहे हो। तो क्या मैं पॉइंट p को भी तो ले सकता हूं, इसे 2k प्लस 3 माइनस 3k प्लस 4 और 5k प्लस 1, उसके अकॉर्डिंग k निकलेगा। ठीक है, तो सपोज p इज 2k प्लस 3 माइनस 3k प्लस 4 और 5k प्लस 1। आप कोई भी जनरल पॉइंट के बता सकते हो, वो p भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, या इस लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये x y और z। तो सपोज मैंने इसको p कंसीडर किया। अगर p कंसीडर किया लेकिन p के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, बट p इज x1 y1 और 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज आपका जो ये z कोऑर्डिनेट है इससे कंपेयर करो तो आप k निकाल सकते हो। दिस इंप्लाइज 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू -1/5। अब देखो इस केस में k कितना निकला, -1/5 निकला। ठीक है ना, देयरफॉर p इज इक्वल टू, तो p कितना हो गया 2 इंटू -1/5 प्लस 3 और -3 इंटू -1/5 प्लस 4, और ये तो 0 ही हो जाएगा। दिस इंप्लाइज p 5 3s are 15 minus 2 प्लस 13/5, 20 और 3 23/5 और 0। ये देखो, तो ये लाइन एक्स वाई प्लेन को जिस पॉइंट पर कट करेगी उसके कोऑर्डिनेट होंगे 13/5, 23/5 और 0। नहीं, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्यों सेम आएगी बेटा? एक्स वाई एक्स, ये मैंने एक्स वाई जेड नहीं लिखा, मैंने लिखा है x1 y1 और z1। तो आपका x1 y1 z1 इनफाइनाइट पासिंग पॉइंट है वो, तो वैल्यूज तो अलग आएंगी ना, इनके कोऑर्डिनेट की वैल्यूज अलग आएंगी, इक्वेशन सबसे सेम आएगी। इक्वेशन आप जो मर्जी निकालो, आप देखो इन दोनों से इक्वेशन निकालेंगे तब भी सेम आएगी, चाहे आप ट्राई कर सकते हैं। समझ गए? बताओ किसी को डाउट? ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, बहुत क्वेश्चन है इस पे। हाँ बिल्कुल ठीक है, 3 के बराबर आप लो तो आंसर k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है।
अब आपका के किसकी वजह से निकला, इस पॉइंट की वजह से आपका निकला है, तो आप पॉइंट बी के लिए काम कर रहे हो ना, इसलिए के आपका निकला है 1। तो हमने क्या किया, सपोज वो पॉइंट इसके बराबर हुआ तो आपका के -1/5 निकला। तो आप इस पॉइंट को निकाल सकते हो उस के अकॉर्डिंग, जैसे आपने इस पॉइंट के अकॉर्डिंग के को निकाला। मान लो मैं इसको सिर्फ 5 मुझे पता होता, ये दो बातें ना पता होती, तो मेरे पास के कितना आ गया था 1। उस के की हेल्प से बाकी के बचे हुए 2 पॉइंट हम निकाल सकते थे। ये मतलब है इसका, ठीक है। इन तीनों में से अगर आपको कोई भी एक पता हो और आपको लाइन की इक्वेशन पता हो तो आप बाकी के बचे हुए कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट एट विच अ लाइन पासेस थ्रू ए एंड बी क्रॉसेस एक्स वाई प्लेन। कह रहा वो पॉइंट बताओ जहां ये लाइन ए और बी से अगर पास करती है और वो एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करे, ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। मैं इस पे एक और क्वेश्चन लेता हूं, तब तुम लोगों को थोड़ा और क्लियर होगा। पहले हम आते हैं यहां पर, चलो ये तो एक्स वाई हो गया ना। पेज नंबर 498 पर आओ, हम 12th क्वेश्चन करते हैं। समझो यार क्वेश्चन, इसको अभी ऐसे लिखा रहने दो, थोड़ा मैं इसे रफली करूंगा, बहुत ज्यादा लिखूंगा नहीं तुम लोगों को, क्योंकि मुझे इतने ही स्पेस में समझाना है, ठीक है ना, जो कि दोनों को आप लिंक कर सको। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 3 -4 -5 एंड 2 -3 1 क्रॉसेस द प्लेन। ये आपके पास एक प्लेन हो गया और इस वक्त आपको एक्स वाई वाई जेड ऐसे कोई स्पेशल प्लेन नहीं दिए गए, आपको एक जनरल प्लेन दिया गया जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है 2x + y + z = 7, ठीक है। और एक लाइन है जो इस प्लेन को क्रॉस करती है और उस लाइन के पासिंग पॉइंट आपके पास है a विद कोऑर्डिनेट 3 -4 और -5 और b इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2 -3 और 1, ये दे रखा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये लाइन इस प्लेन को किसी एक पॉइंट पे कट करती है, सपोज वो पॉइंट P हो गया। कह रहा बताओ इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे। अब तो एक जनरल प्लेन है ये, है ना, तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1 और z1, ये मैंने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1 और z1। देख लो ध्यान से, सही है ना। पहला काम हमें करना होगा, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी कि भाई इस लाइन के जनरल इक्वेशन है क्या। तो मैं लाइन की इक्वेशन निकालता हूं, x - x1 अपॉन x2 - x1, सही है बेटा, -1, y - y1 यानी y + 4 अपॉन y2 - y1 यानी 1, z - z1 यानी +5 अपॉन z2 - z1 यानी 6। ये आपके पास आ गया। अब इसमें नहीं, इसका x0z नहीं होगा, क्योंकि उसने थोड़ी कहा कि किसी प्लेन में, उसने तो प्लेन की एक जनरल इक्वेशन दी है ना, उसने xy कहा ना yz कहा ना zx कहा, उसने ऐसा नहीं कहा। मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, zx प्लेन, ओके, ठीक है, यहां तक हम आ गए। तो सपोज द जनरल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ के इज, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो P हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, या कोई भी इस लाइन पे आने वाला इनफाइनाइट पॉइंट K की फॉर्म में आप रख सकते हो, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज x = -k + 3, y = k - 4 और z = 6k - 5। अब ये हमारी मर्जी है कि हम किसे लेट करें। देखिए ना A निकालना है ना B निकालना है, हमें निकालना क्या है, हमें तो P निकालना है, तो हम P लेट करेंगे। तो सपोज P इज -k + 3 k - 4 6k - 5, ये P हो गया। यानी आपका x1 -k + 3 है, y1 आपका k - 4 है और z1 आपका 6k - 5 है। यहां तक सब ठीक है, समझ में आ रहा है सबको।
तो आप तीनों में से किसी भी पॉइंट को ले सकते हो, लेकिन इन दोनों को हम क्यों लेंगे, हमें थोड़ी फाइंड आउट करने दोनों। अब ये के निकालना मेन काम होता है। यहां पर तो के निकालने के लिए एक सीधे एक वैल्यू दे रखी थी, बट यहां हमें इस तरीके से कोई पैटर्न नहीं दे रखा, बट हमें क्या दे रखा है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। बिकॉज पी दिख रहा है ना, बिकॉज पी लाइज इन प्लेन, कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अगर p इस प्लेन में लाई कर रहा है तो जो ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं इस प्लेन को सेटिस्फाई करने चाहिए, करेंगे ना, तो पुट कर देते हैं। देखिए अब मैं प्लेन में इस पॉइंट को डाल रहा हूं, 2 की जगह मैंने लिखा, थोड़ा यहां मैनेज कर लेना तुम लोग, k माइनस 3, 2 इंटू के माइनस 3 माइनस के प्लस 3 सॉरी, प्लस प्लेन है दूसरा अपने पास y, यानी y की सीधी वैल्यू, प्लस k माइनस 4 प्लस z है बेटा, z हो गया 6k माइनस 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है ना, ये बताओ सभी ठीक चल रहा है। अब ब्रैकेट हम करते हैं ऑफ, ये आ गया -2k प्लस 6 प्लस k माइनस 4, 6k माइनस 5 इज इक्वल टू 7। 6k प्लस k 7k, 7k माइनस 2k 5k, 6 ये हो गया 2 माइनस 3 और उधर जाके हो गया प्लस 10, k की वैल्यू कितनी आ गई 2, k निकल गया। तो व्हाट अबाउट p, -2 प्लस 3 1, 2 माइनस 4 -2, 12 माइनस 5 7। तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 -2 और 7 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब दोनों क्वेश्चन समझ में आए कुछ, किसको किसको क्लियर हो गया, हैंड रेज करो। ठीक है, वेरी गुड। शाबाश बच्चों, गुड, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट वाला क्वेश्चन सभी कंप्लीट कर सकते हो, है ना। इंटरसेक्शन के दो ही केस है, या तो सीधे प्लेन की इक्वेशन देगा या कोई ऐसा स्पेशल प्लेन देगा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। एक्स वाई में एक्स वाई 0, जेड वाई में कितना हो जाएगा 0 वाई जेड, और जेड एक्स में एक्स 0 जेड, और फिर हम के 0 वाले से फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेन काम इसमें के निकालना होता है, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए जरा, ठीक है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, बस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। अब देखो यहाँ लाइन की जो इक्वेशन है वो वेक्टर में दी गई है, लाइन एंड द प्लेन, और प्लेन की भी इक्वेशन वेक्टर में दे दी गई है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एक पॉइंट है -1 -5 -10, -1 -5 -10 कहीं भी स्पेस में एक पॉइंट है, कह रहा है इस पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका डिस्टेंस कितना है। तो क्वेश्चन में मेन काम क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। जब ये आ जाए तो इन दोनों के बीच में आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपको प्लेन की इक्वेशन दी गई है, वो वेक्टर की फॉर्म में है, तो आपने क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देना है, मतलब ये फॉर्म आ जानी चाहिए, है ना, इस तरीके से। लाइन की इक्वेशन दे दी गई है, पॉइंट नहीं दिए गए, और वो इक्वेशन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में, उसको आप कार्टेशियन में बदल लेंगे। इसलिए मैंने कहा था वेक्टर कार्टेशियन कन्वर्ट करना आना चाहिए। वो है वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। बिल्कुल कर सकते हैं वेक्टर में, लेकिन वेक्टर बेटा काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको वेक्टर r की वैल्यू रखनी है, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वो आपको मुश्किल लगेगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसलिए मैं ये मेथड फॉलो कर रहा हूं जो कि इजी लगे और नंबर भी ना कटे। आई कैप, जे कैप, के कैप में एक भी कैप भूल जाते हो तो आपके मार्क्स कटते हैं, तो जितना उससे बच सके ठीक रहेगा। तो लाइन की इक्वेशन को क्या किया,
कार्टेशियन में चेंज किया, प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन में चेंज किया, अब सीधे आपको इक्वेशन ही दे रखी है, यानी स्टेप यहां से शुरू होगा। तो सीधे आपने पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना, फिर इस इंटरसेक्शन पॉइंट और उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला डालना है और डिस्टेंस निकाल लेना है। क्लियर? ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, अब और कुछ क्वेश्चन एक दो मैं समझाना चाहूंगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20 पर आओ। अभी तक हमने एक लाइन का क्वेश्चन नहीं किया है। पेज नंबर 499 का क्वेश्चन नंबर 20 हम करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लाइन समझा दूं, फिर तुम लोग ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करो। इरेज करो बच्चों। अगली क्लास में ये पूरी एक्सरसाइज में कंप्लीट कराऊंगा और प्लेन के कुछ और हम क्वेश्चन करेंगे असाइनमेंट में से। तो सभी असाइनमेंट डाउनलोड कर लेना, ठीक है? फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। अभी सेकंड बुक के जितने भी क्लास के वीडियोस हैं, अभी तो तुम लोग टेलीग्राम पर देख रहे थे, अब मैं वेबसाइट पर ही डाल रहा हूँ, सीक्वेंस में डाल रहा हूँ। तो तुम लोगों को ये पता चल जाएगा, जैसे किसी ने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो टाइम पीरियड देख सकता है कि भाई कितने टाइम में वो चैप्टर को कंप्लीट कर लेगा। जैसे 7 लेक्चर, 8 लेक्चर, 4 लेक्चर, इस तरीके से सारा का सारा अरेंज करके अभी सेकंड बुक आ रही है, तुम उस पर। हाँ, अब पहले सेकंड कंप्लीट हो जाए जिस तरीके से चल रहा है, फिर हम फर्स्ट बुक पर आएंगे। तो सारा का सारा जो वीडियोस हैं क्लास की, वो सारा वेबसाइट पे हो जाएगा। फिर तुम लोगों को इस पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधे जाओगे और ऑर्डर में रहेगा और आप हर एक चैप्टर पढ़ पाएंगे। ठीक है, सही है? तो पता चल जाएगा कि अगर कितने घंटे हम पढ़ें तो ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, हर क्लास 1.5 घंटे की है, तो जैसे आपके पास 4 हैं तो उसके हिसाब से आ जाएगा। 4 घंटे और 2 घंटे, 6 घंटे में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ लेंगे उसे। ठीक है, अभी चल रहा है उस पर काम, धीरे धीरे करके अपडेट करेंगे। पहले तुम लोगों की क्लास में कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास, फिर 10th, 9th और 11th ऐसे आएगा। तो अभी मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 पर आ रहे हैं। 20th क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 और -4। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे फीडबैक दो तुम लोग कि वेबसाइट जो है वो यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, बहुत इजी है यूज करना, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है कोई चीज समझने में कि भाई यहां से वहां जाने में कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स लगे? क्योंकि मैंने कोशिश की है कि बच्चा बच्चा उसको जो है आराम से चला सके। कोई डिफिकल्टी नहीं है? चलो पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे बेटे, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 और -4। एक लाइन है जो 1, 2 और -4 से पास करती है एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस। अब लाइनें परपेंडिकुलर है, देखिए एक लाइन ये हो गई सपोज, दूसरी लाइन ये हो गई और तीसरी लाइन ये है जो दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब भी नहीं, बिल्कुल नहीं है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, समझाया था स्क्यू लाइंस भी हो सकती हैं। ठीक है, कह रहा है जो लाइन परपेंडिकुलर है आपको उसकी इक्वेशन निकालनी। इसको मैं नाम दे रहा हूं L3, इसको मैं नाम दे रहा हूं L1 और इसको मैं नाम दे रहा हूं L2। तो इस लाइन के जो पासिंग पॉइंट बेटे वो 1, 2 और -4 है। और जो लाइन L1 और L2 की इक्वेशन है, L1 की इक्वेशन है x - 8/3 इज इक्वल टू y + 19/- 16 इज इक्वल टू z - 10/7। ठीक है, और लाइन L2 की जनरल इक्वेशन है x - 15/3 y - 29/8 इज इक्वल टू z - 5/-5। ये लाइन L2 की इक्वेशन है। लाइन L1 हो गई और लाइन L2 हो गई। ठीक है ना?
पहले हम इसकी जनरल इक्वेशन की बात करेंगे बच्चों। अ लाइन पासेस थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन पैरेलल टू द गिवन वेक्टर तो है नहीं, है ना, देख लिया सबने, पैरेलल टू द गिवन वेक्टर ये नहीं है। तो पैरेलल टू द गिवन वेक्टर नहीं है तो उसकी अभी हमें कोई जरूरत भी नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधे इसकी पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन L3 इज इक्वल टू, ठीक है, x माइनस x1 यानी x माइनस 1 अपॉन a, y माइनस y1 y माइनस 2 अपॉन b, z माइनस z1 यानी z प्लस 4 अपॉन c। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बाकी का काम सेम है जो आप लोगों ने प्लेन में पढ़ा है, ठीक है, बाकी का काम सेम जो प्लेन में पढ़ा है। क्या पढ़ा था, because L3 is perpendicular to L1, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डीआर्स के प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0। अगर आप इस लाइन L1 पर आओ तो सबसे पहले चेक कर लो कि क्या नीचे डीआर्स है, कुछ चेंज करना है, कोफिशिएंट ऑफ x1 है, कोफिशिएंट ऑफ y1 है, कोफिशिएंट ऑफ z1 है, तो ये नीचे हो गए ABC। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर डीआर्स एंड सम इज 0, 3a minus 16b plus 7c is equal to 0. This is your second equation. Because line L3 is perpendicular to L2, तो देखो L2 के नीचे जो है वो सिंपल DRC है क्योंकि ऊपर x, y, z के कोफिशिएंट 1 है। तो therefore the sum and product of DRs 3a plus 8b minus 5c 0. This is your third equation. अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या तरीका लगाएंगे, ए अपॉन बी अपॉन और सी अपॉन वाई, चाहे कैपिटल यूज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने इसलिए थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया कि लाइन याद रहे, ठीक है ना। ए अपॉन बेटा माइनस 16 8, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, फिर b अपॉन 7 माइनस 5, 3 3, फिर c अपॉन 3 3 माइनस 16 8, 3 3 माइनस 16 और 8, ठीक है। दिस इंप्लाइज a अपॉन 80 माइनस 56, है ना, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, b अपॉन 21 प्लस 15 और c अपॉन 24 प्लस 48। कर लेते हैं जरा इसे सॉल्व, कितना आ गया, 10 आउट ऑफ 6 4, 7 आउट ऑफ 5 2, b आ गया बेटे 6 3 36, c कितना आ गया 8 और 4 12 72। अब देखो ये सिंप्लीफाई हो सकता है अभी, तो सारे रेशो एक नंबर से आप काट सकते हो, 12 से जा रहा है, दिस इंप्लाइज 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 3s are 36 और 12 6s are 72 कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसे लेट कर लो, लेट a अपॉन 2 b अपॉन 3 c अपॉन 6 is equal to k. This implies a is equal to 2k, b is equal to 3k, c is equal to 6k. Now from first, अब फर्स्ट में बात करें तो x माइनस 1 अपॉन a की जगह 2k, y माइनस 2 अपॉन b यानी 3 इंटू k और z प्लस 4 अपॉन c यानी 6 इंटू k। अब सारे के कॉमन है, निकाल के सब काट दो, हटा दो इसे, ये प्रोपोर्शनैलिटी लिखने का तरीका होता है, x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z प्लस 4 अपॉन 6, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब कह दे भाई इसकी वेक्टर इक्वेशन बताओ, तो वेक्टर r इज इक्वल टू a क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप, खत्म। चलो 10 सेकंड देता हूं, कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। तो 3D भी अब तुम लोगों का एंड हो चुका है।
फिर लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा देता हूँ। पहले प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी में बस हमें बेस थ्योरम तक करना है, बस वही इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, चैप्टर 1 रह गया और लीनियर प्रोग्रामिंग रह गया। ठीक, पूछो बच्चों, कोई डाउट है? स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है सर हाँ जी बेटा। सर हमारे वो मिड टर्म स्टार्ट होंगे अभी 1 तारीख से, 1 दिसंबर से, तो सर उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर से आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर अच्छा, का। तो चलो पहले फर्स्ट पढ़ा दूं। यस सर। चलो फर्स्ट पढ़ा देते हैं इसके बाद। ठीक है, पहले फर्स्ट खत्म कर देते हैं। ठीक, चलो एंड करूं क्लास? पूछना है या किसी को कुछ? चलो स्क्रीनशॉट लो। बाय बच्चों।